हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के होम साइंस के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को, जो कि आपके स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान से हैं। ये लगभग हम जो है इस वीडियो में 40+ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने शारीरिक क्रिया विज्ञान जो है के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया इस क्लास 12 के। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि हमने क्लास 11 के भी जो है क्वेश्चन आंसर को शारीरिक क्रिया विज्ञान के और स्वास्थ्य रक्षा को जो है अपनी वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका है स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, शारीरिक क्रिया विज्ञान को हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात और बताना देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन ना केवल आपके क्लास 12 या 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आपके TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC या फिर होम साइंस से रिलेटिव आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने जो आज जो क्वेश्चन बनाया है, मैंने इसमें देखा है इसको में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तो हैं जो क्वेश्चन आपके पिछले बार 2021 में ही जो है सीधे सीधे यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए बिना क्या कहते हैं लेट किए हुए क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने में जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज का जो वीडियो का पहला प्रश्न हमारा वो है, प्राचीन काल में यूनान देश के निवासी स्वास्थ्य लाभ के लिए किसकी उपासना किया करते थे? ऑप्शन हमारे हैं ईश्वर की, सूर्य की, हाइजीनिया नामक देवी की, चिकित्सकों की। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, आपके क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है यूनान देश के जो निवासी वो स्वास्थ्य लाभ के लिए किसकी उपासना किया करते हैं। तो इसका सही जो आंसर वो आपका है हाइजीनिया नामक देवी का। लेकिन जो क्वेश्चन इस बार आपका पूछा गया था, वहाँ ये पूछा गया था कि जो हाइजीनिया है वो स्वास्थ्य जो है क्या है, मतलब कि फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको बताना था कि ये जो है वहाँ की क्या है, देवी हैं। तो यही क्वेश्चन जो है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के आपको यही क्वेश्चन पूछा। लेकिन इसके अलावा मैं अभी बताऊँगी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा जो डिक्टो आपके यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर तो मैं मालूम चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी भाषा का हाइजीन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन सब भाषा से, यूनानी भाषा से, फ्रेंच भाषा से, इनमें से कौन है? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि हाइजीन जो है वो आपका कहाँ से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका जो है हाइजीन, यानी स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है आपका ये शब्द, उसका हाइजीन जो है वो क्या है आपका हाइजीनिया नामक देवी जो है उनके नाम से रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आप क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को पता चल गया, ये किस भाषा से है, आपके यूनानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, स्वस्थ व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रसन्नचित, चिंता रहित, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण या फिर रोगग्रस्त। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती। तो प्रसन्नचित होना उसकी एक विशेषता है, चिंता रहित होना ये भी उसकी एक विशेषता है, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण होना ये भी इसकी विशेषता होती है। क्या विशेषता नहीं है फिर इसके अकॉर्डिंग आपका जो है, आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा रोगग्रस्त होना। ये जो है किस तरह की कोई विशेषता नहीं होती है स्वस्थ व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं पौष्टिक आहार, स्वच्छता, निद्रा एवं विश्राम, ये सभी। तो जो है ये क्या होगा इसका आंसर आपका कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव जो डालते हैं, पौष्टिक आहार भी डालते हैं, स्वच्छता भी डालती है, निद्रा एवं विश्राम भी डालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ठोस विसंक्रमण है। ठोस विसंक्रमण क्या है? फिनाइल, फॉर्मेलिन या फिर DDT या फिर चूना। तो देखिए, आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ मैं कि जो आपका ये ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फिनाइल जो है वो एक लिक्विड फॉर्म है, फॉर्मेलिन जो है वो भी एक लिक्विड फॉर्म है आपका, और जो DDT है वो भी एक लिक्विड फॉर्म है। लेकिन यहाँ आपको बताना क्या है, सॉलिड फॉर्म बताना। तो सॉलिड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन है, सभी संक्रामक रोग होते हैं गंदगी द्वारा, अज्ञानता से, रोग के जीवाणु द्वारा, बिना किसी कारण से। तो सभी जो संक्रामक रोग है हम सभी जानते हैं किसकी वजह से होते हैं, वो होता है आपके जो है रोग के जीवाणुओं द्वारा। तो इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा गंदगी द्वारा भी होता है, अज्ञानता से भी होता है, और बिना किसी कारण के ये तो नहीं होगा। लेकिन ये दो ऑप्शन आपको लगेगा कि होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे इसमें सबसे बेस्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो सभी संक्रामक रोग जो होते हैं वो किसके द्वारा होता है, हमारे जीवाणु द्वारा होता है। ये हमारा एक क्या होगा, इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह टीके लगवाए,
स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें, धूप में बैठे और भ्रमण करें। तो संक्रमण से जो आपका रोगों को रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, संक्रमण रोगों के रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो है आपको ये हो जाएगा आपका टीके लगवाएं। मतलब कि अगर संक्रमण रोगों से बचना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें सभी सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका वो टीके लगवाने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं निसंक्रमण क्षमता, संप्राप्ति काल, शारीरिक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हम सभी जानते हैं कि जो शरीर से हमारे शरीर जो होता है, हमारे रोगों से लड़ने की जो हमें क्षमता होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से होती है। तो आपने देखा होगा इस बार कोरोना काल में जो है ज़्यादातर जो कोरोना था उससे ज़्यादा लोग जो फाइट कर सके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही जो है उससे ज़्यादा फाइट कर सके। जो लोग की जो है इसकी इम्यूनिटी पावर कम थी वो क्या होगा, इससे ज़्यादा फाइट नहीं कर सके। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता। BCG का टीका लगवाया जाता है 6 माह की आयु में, 1 वर्ष में, 3 माह की आयु में, जन्म के समय। तो जो आपका BCG का टीका है वो कब लगवाया जाता है, वो आपका लगवाया जाता है 3 माह की आयु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT का टीका किस रोग या ऑब्लिक में हम बोल सकते हैं किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। जो आपका DPT का टीका है सिर दर्द के लिए, पैर में सूजन, खसरा, कुकर खांसी, टिटनेस या फिर आपका आँख उठना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि DPT का जो टीका होता है वो आपका खसरा, कुकुर खांसी और टिटनेस इन सभी के लिए बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा पदार्थ रासायनिक विसंक्रमण नहीं है, चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जलाना। देखिए रासायनिक विसंक्रमण यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो चूना भी आपका रासायनिक विसंक्रमण में आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी आता है, लेकिन आपका जलाना जो होगा वो किस में आपके नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। BCG का टीका निम्न में से किस रोग से बचाव करता है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो BCG का टीका होता है वो हमारा निम्न रोग में से किस में बचाव करता है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है चेचक, फिर है डिप्थीरिया, TB, टाइफाइड। तो यहाँ आपको बताना है BCG का जो टीका होता है वो किस रोग से बचाव करता है हमारा, वो करता है आपका TB से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। 6 रोग फैलाने वाला जीवाणु है। अब यहाँ पर आपको बताना है 6 रोग फैलाने वाला जीवाणु क्या है। तो माइक्रो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर ट्यूबरकल बैसिलस है, या फिर विब्रियो कॉलरी है और टाइकोसिस है। तो यहाँ पर जो 6 रोग होता है, यानी 6 रोग की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम TB के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो जीवाणु होता है या बैक्टीरिया होता है उसको हम माइक्रो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फेफड़े के 6 रोग के लक्षण होते हैं, यानी फेफड़े के जो 6 रोग होता है उसके आपको यहाँ पर लक्षण बताना है। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, श्वास जो होते हैं फूलने लगती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त, यानी कि जो होते हैं फेफड़े हमारे कमज़ोर भी हो जाते हैं, हम सांस लेने में दिक्कत भी होती है और ऑक्सीजन जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही लक्षण इसके होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। किस जीवाणु द्वारा रोग फैलता है, क्यूलेक्स वायरस, ट्यूबरकल बैसिलस या फिर अमीबा। तो यहाँ पर बताया जो जीवाणु द्वारा रोग फैलता है वो कौन सा रोग है, तो आपको ये यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर किस जीवाणु द्वारा रोग फैलता, तो यहाँ पर रोग का नाम होना चाहिए। देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आप हम जो है इसमें कर लेंगे करेक्शन। किस जीवाणु द्वारा जो है माफ़ कीजिएगा TB यानी कि 6 रोग होता है, आपको ये बताना है फैलता है। जो ऑप्शन आपका है क्यूलेक्स वायरस, ट्यूबर बैसिलस या फिर अमीबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्यूबरकल बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि इससे पहले अभी हमने यहाँ पर बात की थी 6 रोग फैलने वाला जीवाणु जो है वो माइक्रो बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस है, और ये भी ऑप्शन यहाँ दे रखा था, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं दिया गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर जो आपको आंसर बताया है वो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया है, पर आपका जो करेक्ट आंसर है आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग फैलाने वाला जीवाणु है लियोफर बैसिलस वेरियोला या फिर टाइकोसिन विब्रियो कोलोरी। तो जो डिप्थीरिया रोग होता है वो आपका इनमें से किस जीवाणु के उससे फैलता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो गया, लियोफर बैसिलस। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। वेरियोला वायरस से फैलता है चेचक, छोटी माता, टाइफाइड या फिर क्षय रोग। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है, चेचक। चेचक जो है आपका किससे फैलता है, वेरियोला वायरस से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। छोटी माता रोग की उद्भव अवधि होती है 2 से लेकर 3 सप्ताह तक, 2 से लेकर 4 सप्ताह तक, 3 से लेकर 5 सप्ताह तक या फिर 2 से लेकर 3 माह तक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 से लेकर 3 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हैजा के जीवाणु का संवहन होता है मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, पिस्सू द्वारा या खटपल द्वारा। तो हैजा जो रोग होता है उसका जो जीवाणु या वाहक होता है वो क्या होता है, आपका मक्खी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अमीबिक पेसिस किस जीवाणु के द्वारा फैलती है, ब्रिवियो कैलोरी, बैसिलरी या फिर एंट अमीबा हिस्टोलॉटिका या फिर सल्मोनेला टाइफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा जो है आपका वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा फैलती है जीवाणु के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। मोती झार रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, बैसिलरी या फिर विब्रियो कोलोरी, सल्मोनेला टाइफी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जो है इसको हम जो है टाइफाइड के नाम से, जो मोतीझार रोग होता है उसको हम टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। तो उसका जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं सल्मोनेला टाइफी के नाम से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। बाकी विब्रियो कोलोरी जो होता है वो हैजा के लिए होता है, यानी कि जो मक्खियों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और यहाँ पर अभी हम इसके बारे में जाने चुके हैं, एंटीमीबा जो है वो किसके लिए है, आपके अमीबी पेचिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग में प्रारंभ में प्रभावित होता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है पोलियो रोग में प्रारंभ में प्रभावित होता है। तो प्रभावित जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ही जो है चीज़ें प्रभावित होती है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ जो पॉइंट है वो आपको बताना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, पाचन तंत्र है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो कई रोगों के अगर सही नहीं है तो कई रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसका इन्होंने बस प्रारंभिक में जो प्रभावित होता है वो हमारा होता है पाचन तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लेकिन जो ऑप्शन है अगर यहाँ प्रारंभिक नहीं दिया जाता तो आप यहाँ तंत्रिका तंत्र लगाते हैं। पोलियो रोग में बच्चे अपंग क्यों हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने से, रक्त परिवहन तंत्र के प्रभावित होने से, श्वसन तंत्र के प्रभावित होने से, इनमें से सभी। तो देखिए जैसे अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो प्रारंभिक अवस्था थी वो क्या थी, वहाँ पर बताया आपको प्रभावित मतलब पहले पहले कौन होता है। यहाँ पर पूछा है जो बच्चे होते हैं वो अपंग क्यों हो जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको वहाँ पर तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है, रक्त परिवहन तंत्र भी प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है, इसके अलावा हमारा पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। तो जो दिए हुए ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सभी जो है प्रभावित होते हैं, जिस वजह से पोलियो रोग से जो होते हैं बच्चे क्या हो जाते हैं, आपके अपंग हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मक्खियों द्वारा कौन सा यहाँ पर होगा आपका रोग, मिसप्रिंट है, रोग फैलता है, चेचक, हैजा, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो मक्खियों द्वारा जो रोग फैलता है वो हम सभी जानते हैं कि हैजा रोग जो है वो किसकी वजह से फैलता है, मक्खियों द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर।
मलेरिया किस जीवाणु द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, वैसिलरी या फिर सल्मोनेला टाइफी। देखिए इसमें से कुछ ऑप्शन तो अभी मैंने ऊपर जो है डिस्कस किए हैं कि कौन से रोग किसकी वजह से फैलते हैं, तो जो आपका बचा हुआ ऑप्शन है उसमें अगर आप सही आंसर ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर जो है पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है, हालांकि आप इसे याद रखिए, अगर आपको याद नहीं आता तो अगर कुछ चीज़ें आपको पता है तो आप इससे सही आंसर जो है बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका होगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है किसके जो है बैक्टीरिया है आपका? मलेरिया का बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रोग में निरंतर ज्वर बना रहता है 103 सेल्सियस से 105 फ़ारेनहाइट तक, 105 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट तक, या फिर 104 फ़ारेनहाइट से 106 फ़ारेनहाइट तक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 103 फ़ारेनहाइट से। यहाँ पर जो है करेक्शन कर लेते हैं हम सभी, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो है सारे जो आपके फ़ारेनहाइट में दिए हैं ये भी फ़ारेनहाइट में आपका होगा। यहाँ पर हम पहले करेक्शन कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 103 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट तक के प्लेग रोग में जो है निरंतर जो है आपका ज्वर बना रहता है। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। रेबीज रोग के उद्भवन अवधि होती है 2 दिन से 7 दिन तक, 6 दिन से 15 दिन तक, 6 दिन से 21 दिन तक, या फिर 6 दिन से 2 वर्ष तक के। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो होगा 6 दिन से 15 दिन, 6 दिन से 2 वर्ष तक के। मतलब जो रेबीज होता है, रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है, और जो जिसका लक्षण जो है तुरंत भी दिख सकता है, उसमें टाइम भी लग सकता है। तो इसका जो अवधि होती है इस लक्षण के प्रभावित होने के, वो 6 दिन से लेकर आपके 2 वर्ष तक के होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? नर एनाफ्लीज के, मादा एनाफ्लीज के, नर एडस के, या फिर मादा एडस के। तो देखिए यहाँ पर डेंगू मच्छर की बात की जाए तो डेंगू मच्छर जो होता है, ज़्यादातर जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है माफ़ कीजिएगा खांसी आ गई। डेंगू ज्वर जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो नर एनाफ्लीज जो होता है, नर के, पहले तो आप दिमाग में अपने हमेशा ये बैठा के रखिए कि जितने भी मच्छर से होने वाली बीमारियां उसमें नर का कोई भी रोल नहीं होता है। ये जो फैलते हैं रोग वो फैलते हैं आपके मादा से। तो यहाँ पर आपके नर वाले ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर आप आ जाता मादा एनाफ्लीज से या फिर मादा एडिस से। तो अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू जो होता है वो आपका फैलता है मादा एडिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, मलेरिया होता है, रेबीज़ होता है, फाइलेरिया होता है, या प्लेग होता है। तो कुत्ते के काटने से में क्या होता है? रेबीज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर है। रेबीज का लक्षण कौन सा है? उल्टी होना, पानी से डरना, दस्त होना, या फिर जाड़े से कांपना। तो रेबीज का जो लक्षण होता है वो आपका होता है पानी से डरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। प्लेग रोग फैलता है चूहे द्वारा, मच्छर द्वारा, मक्खी द्वारा, तिलचट्टे द्वारा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, प्लेग रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? चूहों की तरह फैलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। मलेरिया रोग फैलता है मक्खी द्वारा, तिलचट्टे द्वारा, चूहे द्वारा, मच्छरों द्वारा। तो मलेरिया जो होता है किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? नर एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, नर एडिस, या हमारे मादा एडिस। देखिए अभी हमने इसको ऊपर डिस्कस कर लिया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडिस एजिप्ट, या फिर मादा एनाफ्लीज, नर एडिस, या फिर मादा एडिस। तो चिकनगुनिया जो होता है वो आपके किसके काटने से फैलता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि एडिस इजिप्ट के द्वारा जो ये फैलता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। हाथी पांव किस मच्छर के काटने से होता है? कुलेक्स के, एडेक्स इजिप्ट के, नर एडेस के, या फिर मादा एडेस के। तो देखिए यहाँ पर हम जो है अभी डिस्कस किया चिकनगुनिया जो है एडेस इजिप्ट के काटने से होता है। तो ये जो है
आपको मालूम ही चल चुका है। अब बात आती है नर एडिस की, तो नर के काटने से कोई भी यहाँ पर आपका किसी भी तरह की कोई जो है बीमारी नहीं होती मच्छरों वाली। फिर आपका आता है मादा एडिस। मादा एडिस जो है आपका डेंगू के लिए था, तो बचा क्या आपका कुलेक्स बचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुलेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। कुलेक्स जो है वो आपके हाथी पाँव जो है जिस मच्छर के काटने से होता है वो आपका कुलेक्स मच्छर होता है। कुष्ठ रोग फैलता है प्लाज्मोडियम द्वारा, विब्रियो कोलोरी द्वारा, बैसिलस लेप्रोस द्वारा, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो कुष्ठ रोग जो होता है वो आपका फैलता है बैसिलस लेप्रोस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। स्पर्श द्वारा संवाहित रोग है कुष्ठ रोग, दांत झाझन या फिर ये सभी। तो स्पर्श रोग में आपके ये सभी आएंगे जो है स्पर्श रोग से प्रभावित होना मतलब संवाहित होने वाला रोग जो है आपके ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। सिफिलिस रोग की जानकारी के लिए जांच करानी चाहिए रक्त की जांच, थूक की जांच, मल की जांच, या फिर वॉसरमैन टेस्ट। तो जो सिफिलिस रोग की जानकारी के लिए हमें जो है वॉसरमैन टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। एड्स फैलने का कारण है वैश्यागमन, HIV, संक्रमित रक्त आदान, या फिर सीरीज शेयर, ये सभी। तो एड्स फैलने के जो है आपके ये सभी लक्षण जो हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। गंदी बस्तियों के मुख्य लक्षण हैं सफाई का नितांत अभाव, आवासीय दशाओं का दूषित होना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। तो गंदी बस्तियों का जो कारण है आपका यानी कि मुख्य लक्षण जो है ये क्या हो जाएंगे आपके ये सभी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। गंदी बस्तियों की विशेषता नहीं है तंग गलियां तथा कच्चे मकान, निर्धन एवं श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों का निवास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उन्नत व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार की अति निम्न दर। तो गंदी बस्तियों की जो विशेषता नहीं है आपको वो बताना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वस्थ सुविधाओं की उन्नत व्यवस्था। अगर स्वस्थ ये जो है इसमें नहीं पूछा उन्होंने तो इसका सही आंसर अगर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गंदी बस्तियां हानिकारक हैं जन स्वास्थ्य के लिए, जन नैतिकता के लिए, उन्नत सभ्यता के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से सभी के लिए। थैंक यू।